भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से मध्य प्रदेश को भी उम्मीदें रही हैं। इस बजट से मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफी उम्मीदें लगा रखी थी। बजट आने के बाद प्रदेश सरकार ने इसका स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जी हां, संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में मध्य प्रदेश में महिलाओं को लखपति बहना बनाने की घोषणा की झलक दिखी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टीवी पर पूरा बजट भाषण लाइव देखा। कमलनाथ ने कहा कि यह बजट नहीं, सिर्फ एक झुंझुना है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री ने 2027 तक का लक्ष्य रखा है। गरीब, महिला, युवाओं पर फोकस किया है। गांव गरीब के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश की सरकार इस सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट और लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। मध्य प्रदेश का फाइनल बजट जुलाई तक आएगा। जो बजट आया है, मध्य प्रदेश को भी उसका लाभ मिलेगा। बजट स्वागत योग्य है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ नंबर 1 बनाना है। ये बजट उसका उदाहरण है। आज अंतरिम केंद्रीय बजट केंद्रीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज भी बजट भाषण कर रही है। बजट चल ही रहा है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ने का प्रयास सभी विभाग कर रहा है। आज अंतरिम बजट पेश किया गया। गरीब, महिला, युवा, किसान पर ये बजट केंद्रित रहा। आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया। पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी, सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में रत्न आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। केवल तराशे गए हीरे पर कुछ भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ई कॉमर्स के जरिए आभूषण निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सरल नियामकीय रूपरेखा इस वर्ष जून तक लागू की जाएगी। कम मूल्य वाले इमिटेशन आभूषण के आयात पर प्रति किलो कम से कम 400 रुपए का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़े पैमाने पर हीरा निकलता है। केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मोदी सरकार के आज पेश किए गए अंतरिम बजट की स्थिति कुछ ऐसी ही है। बजट में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और जवानों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने देश के आर्थिक विकास का कोई खाका पेश नहीं किया है
और जो बातें कही हैं वह 15 और 20 साल दूर की बातें हैं। यह बजट नहीं है, सिर्फ एक झुनझुना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस बजट में सरकार ने 4 बड़े झूठ बोले हैं। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज प्रस्तुत हुए अंतरिम बजट का क्या असर होने वाला है उस पर। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर, और जैसा कि हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया कि इस बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा कैसे आपस में बटे हुए हैं। अंतरिम बजट है, लेकिन ये बजट कितना असर करने वाला है, किस तरीके का असर इस बजट का मध्य प्रदेश की राजनीति पर हुआ है, इसी पर आज हमारी बड़ी डिबेट होने जा रही है। और जैसे कि कमलनाथ ने कहा कि ये खजूर का पेड़ है जिसके फल दूर लगे हैं, क्या ये बजट कुछ उस दिशा में जा रहा है, या फिर जैसे कि मोदी जी ने कहा कि सर्वस्पर्शी है, सभी को साथ लेकर चलने वाला ये बजट है, वो है। ये दोनों पैमानों को आज हम तोलने की कोशिश करेंगे। तो मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और पत्रकार के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे भीम सिंह मीना जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बजट को लेकर अलग अलग राय है, विपक्ष अपने नजरिए से देख रहा है, सत्ता पक्ष अपने नजरिए से देख रहा है। तो बजट आखिर किसको क्या कुछ दे रहा है, पहली प्रतिक्रिया लेते हैं बीजेपी की। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमें बताएंगे कि ये बजट हालांकि अंतरिम है, पूर्णकालिक और संपूर्ण बजट आना बाकी है, लेकिन इस अंतरिम बजट में भी क्या कुछ मिला है मध्य प्रदेश को, जानते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी से। व्यास जी। देखिए मोहन जी, नमस्कार सबसे पहले आपको। दूसरी चीज है कि जो बजट अभी का आया है, मुझे लगता है ये पॉपुलरिज्म के लिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जो हमारी जो नजर है कि जहां पर आकर भारत कैसे विकास की ओर अग्रसर होगा, 2026 में, 2027 में और 2047 तक विकसित देशों की श्रृंखला में प्रथम पोजीशन पर कैसे आएगा। तो मुझे लगता है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो होते हैं उसके तहत ये बजट पूरा प्रदर्शित किया है, क्योंकि पूर्व में जो हमने कार्य करे थे और उसका जो प्रतिसाद मिला है, आप देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। भवनों का निर्माण या पूरी एक श्रृंखला जो प्रधानमंत्री जी ने भी बताई। अब मैं नई चीज बता देता हूं, जैसे अभी जो मेन चीज है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त दिया जाएगा 50 सालों के लिए, और ये उन सेक्टर्स को दिया जाएगा जो डेवलपमेंट्स करेंगे। तो ये मैक्रो जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसका एक प्रतिसाद है। दूसरा ये था कि एक दशक पहले जब परिस्थिति ये थी कि कैपिटल एक्सपेंडिशन की जरूरत थी, तब कैपिटल एक्सपेंडिशन गवर्नमेंट ने करी है। उस समय पर 3.5 लाख, 5.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ और उसके बाद 10 लाख करोड़ रुपए तक कैपिटल एक्सपेंडिशंस में लगाए। और उसी कैपिटल एक्सपेंडिशंस के कारण जो आधारभूत संरचनाएं थी, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, भवनों के निर्माण हो, ये सब चीजें उस समय मिली थी। और अभी परिस्थिति ये है, चूंकि विकास में अग्रसर होना है तो फिजिकल डेफिशिएट कैसे कम होगा उसको लेके कार्य कर रहे हैं। जब फिजिकल डेफिशिएट कम होगा तब जाके बाजार में लोन्स कम हो जाएंगे और बाजार में संपूर्ण रूप से इसका फायदा मिलेगा, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, चाहे लोन सेक्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो। उन सभी जगह में जब भी फिजिकल डेफिशिएट घटता है तब इन सब सेक्टर्स को मूल रूप से फायदा होता है। दूसरी जो है 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। जो मध्यम वर्गीय परिवार शहरों में रह रहे हैं उनके लिए भी घर की व्यवस्था है। 5 लाख से उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है टैक्स को 7 लाख। मतलब अब जो लोग बहुआयामी गरीबी से निकल चुके हैं उनकी व्यवस्था भी है। जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और एक स्तर तक पहुंच गए हैं, निश्चित रूप से वे अपनी आय को बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको फायदा मिलेगा। रक्षा जो हमने पूर्व में रक्षा पे खर्च करा था उसमें 11.1% की बढ़ोतरी करी थी। और बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि आज भारत पिनाक, ब्रह्मोस, एंटी मिसाइल टैंक्स,
भीष्म टैंक, इन सब चीजों में आज भारत ने स्वदेशी निर्मित कर रहे हैं हथियार। एक समय था जब भारत विदेशों पर निर्भर करता था। तो कुल मिलाकर जो हमने पूर्व के कार्य करे और अभी जो मध्य प्रदेश से जोड़ के कुछ बता दीजिए, पूर्णकालिक मिलाजुला परिणाम दिखेगा। मध्य प्रदेश से जोड़ते हुआ कुछ बता दीजिए, बजट से क्या मध्य प्रदेश को सीधा फायदा कुछ मिल पाएगा, या मध्य प्रदेश में क्या कुछ नया चीज हमें देखने को? मोहन जी, आज ही की घटना है, मुद्रास्फीति से जो लाभ हुआ है उसमें 7 लाख लोगों को स्वरोजगार और रोजगार से प्रेरित कर रहे हैं। आज ही की घटना है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। और पूर्व से किसान सम्मान निधि हो या केंद्र से जितनी योजनाएं चल रही थी उन सबका लाभ भी मिलता आ रहा है। और हर प्रदेश के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर विकास कभी पहुंचा नहीं, सभी क्षेत्रों के लिए है और सभी युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए और गरीब शोषित वंचितों। चलिए, आपकी बात आ गई है, चलते हैं कांग्रेस की ओर। विवेक त्रिपाठी हमारा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से वो सुन रहे थे आपको और इंतजार कर रहे थे कि अपनी बारी आए तो वो गिनाएं कि इस बजट में क्या क्या नहीं है। त्रिपाठी जी, बीजेपी के लोग जो बता रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये बजट तो पूरे देश के साथ साथ हर व्यक्ति के विकास को छूता हुआ है। मकान बन रहा है, घर बन रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था हो रही है, सड़क बन रहा है, सब कुछ तो है। बचा क्या इस बजट में? आपका क्या नजरिया है? ये भाजपा के मुंगेरी लाल के हसीन इस तरीके से जब पक्ष में थे तभी आरोप लगाया करते थे कि हर वर्ग आज बहुत परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो। महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी जब ये विपक्ष में थे। आज जब ये सत्ता में है, इन्होंने उसको 10 गुना ज्यादा बढ़ाने का यहाँ पे काम किया। जिस तरीके से निरंतर ये बजट में जो वादे कर रहे हैं, वो वादे आज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं कि हम 5 साल में या 10 साल में ये सब करके दिखाएंगे। परंतु आज जो युवा बेरोजगारी के चलते आज आत्महत्या कर रहा है, उसको राहत पहुंचाने का काम भाजपा सरकार कहां कर रही है? भाजपा सरकार बात करती है 2 करोड़ रोजगार देने की चुनाव से पहले, पर सरकार में आने के बाद अपने वादे को भूल जाती है। जब उनसे हिसाब मांगा जाता है 2 करोड़ रोजगार का, तो वो बात करते हैं कि हमने 50 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया, रोजगार नहीं दिया, प्रशिक्षण दिया। तो कहीं ना कहीं आज देश के युवाओं के अंदर मन में एक कुंठा है कि उनको ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। जहां देश में चुनाव से पहले ये वादा करते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, तो बजट में बात कर रहे हैं डायमंड आभूषणों पे हमने कर कम कर दिया। क्या आज तक आपने किसी मजदूरी करती महिलाओं को आभूषण पहन के मजदूरी करते देखा है क्या? तो आज जो मूल समस्या है उनको सुलझाने की आवश्यकता है, महंगाई को कम करने की आवश्यकता है। अगर बजट बहुत ही अच्छा है तो कल से सब्जियों के दाम कम हो जाने चाहिए, दूध के दाम कम हो जाने चाहिए, पेट्रोल के दाम कम हो जाने चाहिए, शिक्षा में जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी होती जा रही है वो कम हो जानी चाहिए। अगर बजट में कुछ अच्छा है तो आम आदमी को कल से राहत मिल जानी चाहिए ना। परंतु ये बजट सिर्फ ढोल की तरह बजा रही है भाजपा, और आज चुनाव से पहले ये बताना चाहती है कि हम आगे आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान समस्या है उनको आज सुलझाने की आवश्यकता है, ना कि झूठे वादे। फिर से आप वादा कर रहे हैं कि हम आगे गरीबों के लिए क्या है? आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़े लोगों के लिए बहुत कुछ रख दिया, बता भी दिया कि ऐसा असर होगा, इतना विकास होगा, लेकिन आम आदमी चाहता है अभी उसे फौरन क्या मिल रहा है, उसके लिए क्या है बताइए। देखिए, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं। मैंने बहुत धैर्य से सुना, मेरे मित्र भी मुझे धैर्य से सुना है। महंगाई का डाटा बताता हूं। मनमोहन सिंह जी शासन के कार्यकाल में 8.2% थी महंगाई और अभी 5.51% है। आप जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद महंगाई की बात कर लेंगे। आपने भारत की जीडीपी की बात करी तो आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। भारत की जो पोजीशन है वो प्रथम 5 में है। आज भारत प्रथम 5 पोजीशन में, मतलब 5th पोजीशन में विराजमान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, परचेसिंग पावर पैराडाइज सेक्टर्स, और अभी रिसेंट हांगकांग को पछाड़ के हम चौथा देश बने। तो निश्चित रूप से जो विकास हुए थे उसी के कारण हुए। अब इन्होंने जो कहा कि युवाओं के लिए क्या करा है, तो उसके लिए भी बता देते हैं। करीब 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को युवा स्किल्स के माध्यम से जोड़ा गया था और 43 करोड़ युवाओं को उन्हीं स्किल्स के माध्यम से जो युवा तैयार हुए थे उनको 43 करोड़ युवाओं को 22.5 लाख करोड़ रुपया स्व उद्योग के लिए दिया है। और आज वो युवा इस परिस्थिति में है कि वे दूसरे युवाओं को नौकरी दे रहे हैं अपने यहाँ पर। चलिए, हर सेक्टर का असर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। एक क्षेत्र विकास करेगा तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे क्षेत्र में उसका असर
ना पड़े। एक बार चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह जी मीना जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। मीना जी, देश में बजट को लेकर तो कई तरीके की चर्चा है, लेकिन हम मध्य प्रदेश पर केंद्रित चर्चा चाह रहे थे। मध्य प्रदेश जिन बातों के लिए अपेक्षा लगाकर इस बजट की ओर निगाहें गड़ाए हुए था, क्या उन अपेक्षाओं पर, उन आशाओं पर ये बजट खरा उतरा है? क्या आपका क्या आकलन है? जी देखिए, इस बजट में मध्य प्रदेश को लाभ होगा। इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है इस बजट में, जो बड़ी घोषणा है, उसका फायदा सबसे अधिक मध्य प्रदेश को मिलने की बात एक्सपर्ट द्वारा कही जा रही है। आज मेरी कुछ अफसरों से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है, इसी तरह मिनरल रिसोर्स भी अधिक हैं। इस कॉरिडोर के बनने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, MSME को प्रोत्साहन भी मिलेगा और मध्य प्रदेश को एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस कॉरिडोर के बनने से माल ढुलाई में 10% की वृद्धि के साथ माल गाड़ियों की रफ्तार में भी इजाफा होगा, ऐसा जानकार कहते हैं। इसके अलावा 2 पोर्ट कनेक्टिविटी और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया है। इससे साफ तौर पर लगता है कि मध्य प्रदेश को फिलहाल की स्थिति में लाभ होता दिखाई दे रहा है। दूसरे मामले की बात करूं तो एग्रीकल्चर, और देखिए बजट में क्या होता है, हमेशा भविष्य की बातें की जाती हैं। वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, तो महंगाई को लेकर अभी उस तरह का, देखिए महंगाई कब बढ़ रही है आपको समझ में आता है जब जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाए या सरकार के खिलाफ माहौल बने। फिलहाल की स्थिति में सरकार के खिलाफ ऐसा कोई माहौल नहीं है और इस बजट के बाद में महंगाई कम होगी या ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा समझ में चीजें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश को सीधे तौर पे फायदा नजर आ रहा है। लेकिन ये पक्ष विपक्ष जो आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, इसमें कितना दम लगता है? कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ बात को जो रख रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या सत्ता पक्ष जिन बातों का समर्थन कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? देखिए, 2 बातें अलग अलग है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है रोजगार का। देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो यदि हम भाजपा की बात करें, सरकार की बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा योजनाएं चलाई गई और लगातार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, अलग अलग स्कीम में उनको लाभ भी दिया गया। पर मैं जमीनी हकीकत एज ए जर्नलिस्ट जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो समझ में आता है कि स्किल डेवलपमेंट में खाना पूर्ति ज्यादा हो रही है। अगर वो चीजें वाकई में ठीक ढंग से हो पाती, सरकार की मंशा खराब नहीं है, पर उसकी निगरानी में, उसकी मॉनिटरिंग में बहुत गड़बड़ है। बजट की भी कोई कमी नहीं है, पर जब हम देखते हैं कि भोपाल के अंदर कोई सेंटर बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत उन बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना है, तो पता चलता है कि घर बच्चे हैं नहीं है, अटेंडेंस लग रही है। तो ये जो ग्राउंड की रिपोर्ट है ना, ये बहुत चिंताजनक है। दूसरी बात, इसीलिए बेरोजगारी की बार बार बात उठती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पर स्किल डेवलपमेंट पर काम हुआ। मैं कहता हूँ कि 100 में से हो सकता है 50-60 ना आए हो, पर 40 आए हैं। लोन भी बहुत सारा बटा है और अभी लगातार जो है छोटे छोटे उद्यम में बच्चे आ रहे हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ये एक पार्ट दिखाई देता है। पर सर्विस सेक्टर की बात करें, यदि सरकारी नौकरी की बात, तो उसमें अभी नाराजगी है, युवाओं में नाराजगी दिखाई देती है। बिल्कुल। चलिए, दोनों पड़लों में कहीं ना कहीं कुछ तरफ झुकाव दिखता है, बराबरी जैसी स्थिति तो नहीं है। व्यास जी के पास चलते हैं। प्रेम व्यास जी, चलिए, ये तो रही अर्थशास्त्री भाषा और इसको लेकर आकलन अलग अलग हमें सुनने को मिलेंगे। सीधी जो बात है, जिसका सीधा फायदा बजट से लोग चाहते हैं, वो है टैक्स में रिबेट मिले या जो इनकम टैक्स है उसका स्लैब बढ़े। इस तरीके की बातों में लोग ध्यान ज्यादा लगाते हैं, वो दिखा नहीं कहीं। स्लैब में कोई छूट मिली नहीं, राहत मिली नहीं। ऐसे में जो चुनाव है आप लोगों का सामने, उसको देखकर तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही अंतरिम बजट 2013-14 में जब यूपीए सरकार ने पेश किया था तो झड़ी लगा दी थी। आप लोग झड़ी नहीं लगा रहे हैं। क्या ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं, क्या जरूरत है किसी को छूट देने की, कोई सहायता देने की, कोई राहत देने की? ये सोचकर क्या भाजपा ने ऐसा कदम उठाया है? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि लुभावने वादे इस बजट में नहीं है। इस तो बजट में चुनाव सामने है, आप लोग अति आत्मविश्वास से तो नहीं भरे हैं? ये अति आत्मविश्वास देखिए, तो नहीं है। अगर हमने कार्य किया है तो आत्मविश्वास आएगा ना हमारे अंदर। अगर हमने कार्य ना किया होता या तब अति आत्मविश्वास होता।
या तब विश्वास बिल्कुल भी ना होता। तो जनहितैषी योजनाएं जो चलाई है, आप बताइए ना कि हमने जिस समय जनधन योजना चलाई थी, 48 करोड़ खाते जुड़े और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वे कार्य कर रहे हैं। आप बताइए उस समय किसान सम्मान निधि हमने 6,000 दी थी और प्रदेश से भी 6,000 मिले थे, 12,000 किसान को लाभान्वित हुए थे। दूसरा ईपीएफओ का डाटा मैं एक कोट करना चाहूंगा। ईपीएफओ का डाटा 2013 में और 14 के मध्य 11 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े थे और अभी का रिसेंट डाटा है 27 करोड़ लोग इन 10 सालों में उससे जुड़े, मतलब 16 करोड़ लोग नौकरियों से जुड़े, तब तो वो ईपीएफओ भर रहे हैं। अगर वो 16 करोड़ लोग हवा में तो आएंगे नहीं। 75 एयरपोर्ट्स बने तो उसमें रोजगारों का सर्जन हुआ। 37 किलोमीटर सड़क पर डे बनी है तो उसमें रोजगारों का सर्जन हुआ। तो निश्चित, और केंद्र के द्वारा भी प्रदर्शित जो आंकड़ा था उसमें मनमोहन सिंह साहब के शासन में 6 लाख नौकरियां मिली थी केंद्र से और नरेंद्र मोदी जी के शासन में 9 लाख नौकरियां मिली है। तो हमने उद्योग विभाग पर भी और उद्योगों के लिए सरलीकरण की नीति हम लेके आए थे। हम पीएलई स्कीम लेके आए थे 15 सेक्टर्स में और पीएलई स्कीम के बाद यह संभव हो पाया कि हम आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल में प्रथम, द्वितीय और तीसरी पोजीशन में। आप देखिए पीएलई स्कीम लाने के पूर्व में लगभग 30,000 चाइनीज कंपनी यहां पर कार्य कर रही थी और उनको 3,000 और उनको हटाने के बाद 15 सेक्टर्स में पीएलई स्कीम लेके आए। तो लोक लुभावन वादे करने की जरूरत नहीं है, ये मानते हैं? नहीं, ये सब आपने किया, मान गया है, लेकिन क्या कोई राहत ऐसी देना, लोक लुभावन चीजें जो कही जाती है, सीधा डायरेक्ट फायदा देना, डायरेक्ट बेनिफिट की बात आती है, उसमें क्यों आप लोग चूक रहे हैं? क्या कारण है ये? देखिए, जो सर्वांगीण विकास का कार्य होता है उससे ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। सिर्फ कुछ दे के कुछ ले लेना ये डेवलपमेंट का कार्य नहीं होता। जैसे मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिशन, अब आप अगर मैं डायरेक्ट आपको 1 रुपया दे दूंगा तो हो सकता है 30 या 40 पैसा रोटेट करें, लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिशन होता है तो लगभग 3.25 रुपया बाजार में आता है जो अलग अलग सेक्टर्स में जाता है। हम वो कार्य कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, हम वो कार्य कर रहे हैं कि भारत विकास में आगे हो। आप बताइए ना, रक्षा और डिफेंस के मामले में हमने और बजट बढ़ाया है और उसी का प्रतिसाद है कि आज जितने भी देश है वो विश्व पटल पे भारत का रुख जानने का प्रयास करते हैं। हम अपनी भूमिका में तटस्थ हैं। ठीक है। त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं व्यास जी की बातों से लग रहा है कि ये तो ऐसे विश्वास से भरे हैं कि भाई हम ये नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे, सबका साथ सबका विकास एक नारा दे दिया है और उसी नारे के सहारे ये नैया पार करने वाले हैं। कोई फोकस नहीं, कोई डायरेक्ट किसी को फायदा इन्होंने दिया नहीं है और बोल भी रहे हैं कि हम नहीं देंगे। देखिए मोहन जी, अगर बजट में कुछ अच्छा है, हवा ही नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी नहीं दिखा रही है भाजपा, तो मैं समझता हूँ लाडली बहनों को इस तारीख को 3,000 रुपए मिल जाने चाहिए, जैसे कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व वादा किया। वो तो मध्य प्रदेश के बजट में आएगा। चुनाव से पहले वादा किया गया था, वो मिल जाना चाहिए। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश के बजट में आ जाएगी चीजें, केंद्र के बजट से क्या। जिस तरीके से बजट को दिखाया जा रहा है, बजट दिखाना, प्रस्तुत करना अलग बात है, हकीकत में जो बजट दिख रहा है वो तो अलग बात है ना। आज देश की जीडीपी के बराबर देश पे कर्जा हो चुका है, हर राज्यों पे जिस तरीके से कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप बात कर रहे हैं बजट में कि अर्थव्यवस्था को हम विश्व में 3रे नंबर पे ले जाएंगे। क्या कर्जा लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है क्या? रोजगार के नए अवसर कैसे आएंगे? ये जमीनी रूप से नहीं, आपका ट्रेनिंग दे देना या लोन दे देना, ये दूरगामी जी। ठीक है। चलिए, त्रिपाठी जी का लब्बो-लुआब ये है कि कुछ आंकड़ों की बाजीगरी है, कुछ ऐसा आप लोगों ने अर्थव्यवस्था का मॉडल बता दिया है जो कि हकीकत में शायद संभव नहीं हो। व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए, फिर हम चलेंगे भीम सिंह जी के पास। जो मैंने जो आंकड़ा बताया वो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। अगर ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े को नहीं मानते तो अलग बात है। दूसरा जो आंकड़ा बताया मैंने वो IMF का आंकड़ा है। नहीं, आंकड़े ही है, वो तो ये बोल रहे हैं आंकड़े हैं, जमीन में कुछ नहीं है। अगर वर्ल्ड बैंक आंकड़ा दे रही तो उस पर विश्वास नहीं है, IMF आंकड़ा दे रही है तो उस पर विश्वास नहीं है, तो क्या विश्वास सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्वीट और व्हाट्सएप मैसेज पर है? डायमंड के दाम कर देने से आम आदमी को लाभ नहीं मिलेगा। क्या फीस में कमी होगी? पर विश्वास नहीं तो विश्वास। व्यापम के पास करोड़ों रुपए जमा है, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस कम होने वाली है? आम युवाओं को आप इस तरीके से लाभ दे पाएंगे क्या? आपको सुन रहा था, इस पर कोई बात करने की आवश्यकता है। आंकड़ों की जादूगरी मत दिखाइए। पटल पर खड़े होकर कहा था कि
करोड़ किसानों का कर्ज माफ होगा 2013 में, और 14 तक उसको बजट में अनुमोदित नहीं करा, लेकिन हमने अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया। अरुण जेटली जी का पटल पर खड़े होकर भाषण सुन लीजिए तो आपको शायद सही लगेगा। दूसरा, मैंने जितने डाटा कोट करे समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे क्या, इसका जवाब दीजिए ना। तो TV24 पे पुनः आपके साथ कल बैठने को तैयार हो। चलिए ठीक है, चलिए कांग्रेस भाजपा की अपनी दलीलें हो सकती है। भीम सिंह जी के पास चलते हैं और उनसे एक नजरिया जानने की कोशिश करते हैं। भीम सिंह जी, चुनावी वर्ष है, क्या ये बजट को चुनावी बजट कह सकते हैं, या फिर ये माने कि मोदी जी को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अलग लाइन लेकर चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बजट को अलग तरीके से पेश किया, चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है? आपका क्या कहना है? सर देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल, अगर ये चुनावी बजट नहीं है तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब लोक लुभावन योजनाएं होती हैं तो हम सवाल उठाते हैं कि आप अपना काम बेहतर कर पाए कि नहीं कर पाए। यदि एक प्रधानमंत्री के तौर पे एक व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में अभी हम कर्जे की बात कर रहे हैं, विपक्ष कर्जे की बात करता है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों ने लाडली बहनाओं को नगद राशि देने की बात कही थी और बीजेपी दे भी रही है। भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है, हर महीने देना पड़ रहा है और वो स्कीम कितनी सर्वाइव करेगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। यदि ऐसे में कोई सरकार ये कहती है कि हम कोई लोक लुभावन योजना नहीं ला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आने वाले भविष्य की, हम बात करें हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो ये जानते हैं या हम ये बताना चाहते हैं कि 5 साल में हमने काम किया, आप तय करिए। और यदि ये परंपरा बन रही तो बहुत अच्छी बात। आपको क्या लग रहा है, लोक लुभावन है, चुनावी बजट है? ना ना ना, ये वाला वैसा लोक लुभावन नहीं है और अच्छी बात है, मैं समझता हूँ अच्छी बात। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे पे लगातार चर्चा होती है और होनी भी चाहिए और ये बहुत बड़ी समस्या भी है। लेकिन अगर कोई बजट ऐसा आता सीधे तौर पे कि हम ये काम कर रहे हैं और हम आगे ये काम करेंगे, तो ये हो गई बात विकास की। और यदि सरकार की इस बात को जनता एक्सेप्ट करती कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं तो रिजल्ट देगी, चुनाव में परिणाम आएंगे। हम भी इसी बात की उम्मीद रखते हैं कि ये लोकतंत्र है और इसमें उन बातों का असर नहीं होना चाहिए जो कि लोक लुभावन वादों के रूप में या लोक लुभावन चीजों के रूप में सामने आते हैं। प्रशासन और शासन कैसा चल रहा है, किसने क्या काम किया, इस पर वोट होना चाहिए। फिलहाल बजट पेश हो चुका है, संपूर्ण बजट नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो पक्ष है और विपक्ष है, दोनों की बातों को आज हमने अपनी डिबेट में सामने रखा है। चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। भीम सिंह मीना जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और प्रेम व्यास जी हमें समय दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। नमस्कार।